नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राकेश बलोदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जो लाइब्रेरियन के क्वेश्चनों की। और लाइब्रेरियन में आपको पता है कि जो अपन ने पहले कर चुके हैं वो अपन संदर्भ सेवा के जो क्वेश्चन है, यानी कि संदर्भ सेवा के जो क्वेश्चन है वो कर चुके हैं अपन। आज अपन बात करेंगे सूचना सेवा की, और सूचना सेवा के साथ अपन बात करेंगे सूचना स्रोतों की कि कौन कौन से सूचना स्रोत हैं। और सूचना स्रोतों के साथ अपन बात करेंगे विश्वकोश, शब्दकोश और अन्य जो महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ हैं उन सभी की अपन बात करेंगे इस वीडियो में। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो में जुड़े हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अपन बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव माध्यम में अपन करेंगे। आपको नोट्स कैसे तैयार करने हैं वो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। तो आज अपन इस क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे। कौन सा क्वेश्चन है, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपन ने केवीएस जो लाइब्रेरियन एग्जाम में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अपन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको अपन सीरीज में लेके चलेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं। आपको पता है कि जो अपन ने चल रहे हैं उसमें जो सीरीज चल रही है उस सीरीज में अपन का जो पार्ट है वो लगभग अपन ने 13-14 वीडियो पहले डाल दिए हैं, वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव माध्यम में है। तो अपन का जो सीरीज का आज का पहला क्वेश्चन है कि सूचना के चयनात्मक प्रसार की अवधारणा जिसे आज हम एक विशिष्ट रूप में समझते हैं, सबसे पहले किसने विकसित की थी। तो जो चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा है वो किसके द्वारा विकसित की गई थी, यही जो एग्जामिनर है वो पूछने की कोशिश कर रहा है। केवीएस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, केवीएस लाइब्रेरियन में। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या, हेंस पीटर लुहान। क्योंकि एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये क्या है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि जब भी आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आपको एसडीआई जिसमें टॉपिक दे रखा है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे सर ये होता क्या है एसडीआई, या एसडीआई सर किस प्रकार की सूचना हमें प्रोवाइड कराता है। सर एसडीआई में सूचना के कितने स्तर होते हैं, किस प्रकार से सर एग्जाम में टॉपिक पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये एक सीएएस का ही भाग है। क्या है, सीएएस का ही क्या है, भाग है, करंट एनवायरनेस सर्विस है, उसका ही एक क्या है, ये एक पार्ट है क्या, एसडीआई, क्या एसडीआई। अब हम बात कर लेते हैं कि ये क्या है। तो इसमें जो उपयोगकर्ता होते हैं, क्या होते हैं, उपयोगकर्ता। इसमें जो उपयोगकर्ता होते हैं, उपयोगकर्ता, उन उपयोगकर्ताओं की उनकी जो विशिष्ट अभिरुचि होती है, उनकी क्या विशिष्ट अभिरुचि, उनके विशिष्ट अभिरुचि तथा विषय क्षेत्र से संबंधित सूचनाओं उनके क्या है कि दी जाती है। सूचनाओं उनसे, उन सूचनाओं को, उनकी जो विशिष्ट अभिरुचि व उनके विषय से संबंधित सूचनाओं को उनको क्या करवाया जाता है, अवगत कराया जाता है। वही क्या होता है, आपका एसडीआई कहलाती है। एसडीआई की अवधारणा मैंने आपको बता दी है कि किसके द्वारा दी गई, हेंस पीटर लुहान। कब दी गई थी, सन 1961। सन भी याद कर लेना क्योंकि सन भी एग्जाम में बार बार आपकी पूछी जाती है कि जो एसडीआई की अवधारणा सन 1961 में किसके द्वारा दी गई थी, तो एचपी लुहान के द्वारा दी गई थी। अब एचपी लुहान ने एक परिभाषा दी थी, वो परिभाषा भी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। और डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने भी इसे क्या कहा था वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ये जो नोट्स हैं आप साथ साथ बनाते रहना एसडीआई के। अपन यहाँ पे अपन इसकी बात करते हैं कि एसडीआई के बारे में। हेंस पीटर लुहान ने इसकी अवधारणा दी कब, सन 1961 में। अब अपन इन्होंने एक परिभाषा दी थी कि परिभाषा क्या दी थी कि चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा किसी संगठन के अंतर्गत, क्या आप इसको थोड़ा लिख लेना, मैं आपको बोल के बता देता हूं। जैसे किसी संगठन के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वह सेवा है, किसी भी संगठन के अंतर्गत प्रदान की जाती है वह सेवा है जो सभी स्रोतों से नवीन सूचनाओं का, जो सभी स्रोत होते हैं उनसे नवीन सूचनाओं का चयन करके। ये कुछ पॉइंट है, इनको ध्यान रखना आप, क्योंकि एग्जाम में यही आते हैं। परिभाषा थोड़ी चेंज हो जाती है, लेकिन किसी संगठन के अंतर्गत उन सूचनाओं का चयन करके उन संस्था के सभी विभागों, जो भी संस्था उनके चयन करके उन संस्था के सभी विभागों, ये लिखे आएंगे जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं, सभी विभागों को प्रसारित करने का कार्य कौन करता है, वो आपकी कौन करती है, एसडीआई करती है। तो चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा करती है। यानी कि मैं आपको बता देता हूं दोबारा, चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा किसी संगठन के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वह सेवा है जिसमें नवीन सूचनाओं का चयन करके उन संस्था के सभी विभागों को क्या किया जाता है, प्रसारित करने का कार्य करती है। वो कौन सी सेवा आपकी, एसडीआई कहलाती है। अब एक डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा भी जो आपकी परिभाषा वो दी गई थी उसको भी लिख लेना। उन्होंने कहा था कि चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा, चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा उपयोगकर्ताओं को उनकी यथातथ्य, स्वांगपूर्ण व शीघ्र प्रदान करने वाली सेवा है। क्या है, शीघ्र प्रदान करने वाली
सेवा है। शीघ्र प्रदान करने वाली सेवा क्या है? डॉक्टर एस स्वामीनाथन के अनुसार कौन सी है? एसडीआई आपकी है। तो इस प्रकार से एसडीआई के बारे में, अब एसडीआई के बारे में 2-3 आपको मुख्य बातें बताएंगे और एसडीआई में 6 या 7 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आप में इसी प्रकार बता देंगे, क्योंकि आपका जो एसडीआई का टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब अपन इसमें 2-3 बातों का और मुख्य बात करेंगे हैंस पीटर लोहान के बाद, कि जो एसडीआई है, एसडीआई में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फीडबैक मैकेनिज्म है, यानी कि फीडबैक, ऐसे एक क्वेश्चन आया था, फीडबैक मैकेनिज्म, मेरे ध्यान तो नहीं है लेकिन एक बार पूछा गया, फीडबैक मैकेनिज्म निम्न में से किस सेवा का, मैं आपको क्वेश्चन बना के बता देता हूं, निम्न में से किस सेवा का हिस्सा है? ये क्वेश्चन आया है बिल्कुल एज इट इज। आप जब ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे आपका, पहला था अनुवाद सेवा, देखो मैं आपको बना के बता देता हूं, अनुवाद सेवा, दूसरा था आपका सीएएस, तीसरा था आपका क्या? संदर्भ सेवा, और चौथा ऑप्शन था आपका एसडीआई। ऐसा ही बिल्कुल क्वेश्चन था कि फीडबैक मैकेनिज्म निम्न में से किसका एक हिस्सा है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो तो हो जाएगा एसडीआई। ये तो हो गई रटने वाली बात, ये तो क्या हो गई? रटने वाली बात। अब आपको समझाएंगे कि जो चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा है, इसके 7 चरण होते हैं। इसके क्या होते हैं? 7 चरण होते हैं टोटल। और ये 7 चरण कौन कौन से हैं? तो ये क्वेश्चन तो आप नोट कर लेना। इसके 7 चरण होते हैं और उन 7 चरणों में अपन बात करें तो कौन कौन से 7 चरण होते हैं और इनमें क्या क्या किया जाता है 7 चरणों में। जब ये किसी भी, आपको पता है कि एसडीआई है वो किसी भी उपयोगकर्ता को उसकी योग्यता, उपयोगकर्ता होता है उसको किसी भी योग्यता, उसकी रुचि व उसके अध्ययन के आधार पर क्या की जाती है? उसको प्रोवाइड की जाती है, यानी कि अपन क्या बोल सकते हैं? उनको प्रदान की जाती है ये सेवा। यानी कि कोई भी पाठक होता है या कोई भी उपयोगकर्ता होता है, उसकी योग्यता, उसकी रुचि और उसके अध्ययन को ध्यान में रखते हुए ये सेवा उसको क्या की जाती है? प्रदान की जाती है, जिसके लिए निम्न 7 चरणों का क्या किया जाता है? आपका आवश्यकता मानी जाती है। निम्न 7 चरणों की आवश्यकता मानी जाती है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको कई जगह एग्जाम में देखने को मिले भी होंगे कि सर ये क्या है। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि प्रतिक्रिया प्रणाली, क्या बोलते हैं कि प्रतिक्रिया प्रणाली किसका एक हिस्सा है? तो कई बार आप समझ ही नहीं पाओगे सर ये आया कहां से क्वेश्चन। तो इसके जो 7 चरण होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि जो कोई पाठक होता है उसकी रुचि के आधार पर किए जाते हैं। सबसे पहला जो चरण होता है वो होता है कि उपयोगकर्ता, यानी कि उपयोगकर्ता से अपन बात समझ सकते हैं, उपयोगकर्ता को लगा के लिख लेना पाठक, यानी कि उपयोगकर्ता या पाठक की प्रोफाइल का निर्माण करना, प्रोफाइल का निर्माण करना या बनाना एक ही बात होती है। उपयोगकर्ता या पाठक की प्रोफाइल बनाना या उनका निर्माण करना, या अपन बात कर लेते हैं यूजर प्रोफाइल। कई जगह यूजर प्रोफाइल लिखाता है, यूजर प्रोफाइल, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि किसी भी उपयोगकर्ता या पाठक की प्रोफाइल का निर्माण करना किसके अंतर्गत आता है? आपका एसडीआई के अंतर्गत आता है। इसमें दूसरा चरण क्या होता है? आपका दूसरा चरण होता है कि किसी भी प्रलेख की प्रोफाइल निर्माण तैयार करना। ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया है कि किसी भी प्रलेख की प्रोफाइल बनाना किसका एक हिस्सा है, किसका एक चरण है? तो आपका एसडीआई। 2 चरण हो गए। तीसरा आपका कौन सा होता है? कि दोनों का मिलान करना, जो ऊपर दोनों है उनका क्या करना? मिलान करना। इसके बाद चौथा आपका कौन सा हो जाएगा? अधिसूचना जारी करना। अधिसूचना भेजना या जारी करना एक ही बात है, अधिसूचना जारी करना है भेजना। 5वां जो चरण है ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसके नाम चेंज कर दिए जाते हैं। कई बार तो लिख देते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, किसका एक हिस्सा है? कई बार लिख देते हैं पुनर्निवेशन तंत्र किसका एक हिस्सा है? तो वो भी आपका एसडीआई का है। फीडबैक कोई बोलते हैं, दूसरा नाम है फीडबैक मैकेनिज्म हो गया। इसके बाद प्रोफाइल का क्या करना? पुनः संशोधन करना, जो ऊपर प्रोफाइल बनाई थी उनका क्या करना? पुनः संशोधन करना। और 7वां क्या हो जाएगा? पाठक की जिज्ञासा को शांत करना। ये 7 चरण होते हैं आपके किसके? एसडीआई के। किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे आपको, कहीं भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के आजकल क्वेश्चन आने लग गए हैं। एक क्वेश्चन आगे आपको बताएं भी। तो आगे इस प्रकार के जो लगभग ये 7 चरण होते हैं, इन 7 चरणों से क्वेश्चन आता है कि कौन किसका हिस्सा है, क्या क्या है। तो ये एसडीआई के अंतर्गत आपके पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा क्या करना, आपको ध्यान में रखना है। एसडीआई मैंने आपको बता दिया है कि एसडीआई है वो आपकी सीएएस का ही क्या है? एक दूसरा रूप है। तो इस प्रकार से इसमें आपके एसडीआई में पूछी जाती है। अब इसमें क्या है कि एसडीआई की जो विधियां होती है, एसडीआई की आपकी क्या होती हैं? 2 विधियां होती हैं। 2 विधियां कौन कौन सी होती हैं? सीधा लिख लेना, कोई ज्यादा नहीं है। इसमें 2 विधियां होती हैं। एक तो होती है आपकी परंपरागत विधि, कौन सी? परंपरागत विधि। और दूसरी होती है आपकी अपरंपरागत विधि। लिख लेना इनको, अपरंपरागत विधि और परंपरागत विधि। इसको क्या होते हैं? 2 विधियां होती हैं आपकी एसडीआई की। एसडीआई प्रदान करने की होती है, एसडीआई प्रदान करने की आपकी क्या होती है? ये 2 विधियां होती हैं। कौन सी? परंपरागत और अपरंपरागत विधि। इस प्रकार से आप पूछोगे। अब आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है कि एसडीआई का जो प्रसारण केंद्र है,
एसडीआई का जो प्रसारण केंद्र है उसका निर्माण कब किया गया? सन 1975 में। और कहाँ पे है? आईआईटी आपको कहाँ पे है? मद्रास। आईआईटी आपकी मद्रास, आईआईटी मद्रास के द्वारा क्या किया जाता है? इसका प्रसारण केंद्र है भारत में, किसका? एसडीआई का। और जिसका जो निर्माण है कब किया गया था? तो वो किया गया सन 1975 में। अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एसडीआई में इसके अलावा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप मेरे को बता देना, सर इससे अलावा कोई क्वेश्चन आ रहा है और जो आपने बताया नहीं था, क्योंकि मैंने आपको सारा कुछ इसमें बता दिया है। अगले अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला अपना क्वेश्चन क्या है? जो भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है और आप अटक के बैठ जाते हो कि डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन द्वारा निर्धारित वर्गीकरण के अनुसार। तो डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन है, उन्होंने भौतिक विशेषताओं के आधार पर सूचना स्रोतों को क्या किया था? 4 भागों में विभाजित किया। और उन 4 भागों में से ये क्या है कि आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने क्या किया था कि डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन द्वारा भौतिक विशेषताओं के आधार पर यानी कि निर्धारित वर्गीकरण के अनुसार मानव मस्तिष्क के, इसको थोड़ा के कर लेना, के बिना मध्यस्थता के ये प्रत्यक्ष रूप से बनाया गया घटना का आलेख किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है इस बार एग्जाम में। एक क्वेश्चन तो इन चारों में से आएगा। तो डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन द्वारा उनकी भौतिक, लिख लेना, भौतिक विशेषता, भौतिक विशेषताओं के आधार पर सूचना स्रोतों को कितने भागों में विभाजित किया? तो उन्होंने क्या किया था? 4 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन से? जो परंपरागत, अपरंपरागत और जो आपका हो गया कौन सा? नव परंपरागत और मेटाडाटा। तो इसको लिख लेना वैसे ही है कि परंपरागत, अपरंपरागत, गैर पारंपरिक लिख सकते हैं या नव परंपरागत लिख सकते हैं। और कौन सा हो जाएगा आपका? मेटा डॉक्यूमेंट या मेटा डाटा। इसको थोड़ा सा ये जो जिस प्रकार से क्वेश्चन आया उसी प्रकार से आपको इसका लिखा गया है। अब अपन बात कर लेते हैं कि डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने कौन कौन से जो स्रोत है उनमें क्या क्या बांटा है। तो इसका पहले तो बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो आपको पता है कि मेटा डॉक्यूमेंट। मेटा डॉक्यूमेंट क्या होता है? ये तो होगी इसकी किसकी लैंग्वेज? बुक की लैंग्वेज। अब आपको बताएंगे कि मेटा डॉक्यूमेंट को एक निरूपक के नाम से भी जानते हैं। ये एग्जाम में एक बार पूछा गया कि निरूपक क्या जानते हैं? मेटा डाटा। इसको मेटा डाटा ही बोलते हैं। कई जगह इसको लिखाता है मेटा डाटा, कई जगह मेटा डॉक्यूमेंट और कई जगह निरूपक भी इसका नाम लिखाता है दूसरा। ये क्या होता है कि आंकड़ों का ये क्या होता है? आपका दूसरा रूप होता है। आंकड़ों का ही क्या होता है? आंकड़ों का दूसरा रूप क्या कहलाता है? आपका मेटाडाटा कहलाता है। आंकड़ों का दूसरा रूप होता है मेटाडाटा कहलाता है। इसमें प्रलेख मानवीय मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें प्रलेखों में क्या होती है? मानवीय मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये मेटाडाटा कहलाते हैं। जैसे आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देने की बात करें तो इसमें दिमाग की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पहले से निर्मित किया गया होता है। जैसे फोटोग्राफी मशीन को आप काम दे दो कि वो अपने आप क्या है? काम करती रहेगी। इसके अलावा अपन बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी, यानी कि बात करें आप मंदिरों में, जो अभी आजकल क्या है कि आपको मंदिरों में भी आपको देखने को मिलेंगे कि मंदिरों में सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी, यानी कि बात करें ढोल नगाड़े ताशे एक साथ बजते हैं। वो क्या होता है कि बिजली के जो ऐसे बोर्ड लगा होता है उसमें तार लगा देते हैं तो अपने आप ही तो वो ढोल बजता है अपने आप ही। जो थोड़ा जो उसके आपने देखा होंगे कि साथ में एक नगाड़ा सा होता है वो बजता रहता है। इसके अलावा जो ताशे से होते हैं वो भी अपने आप उसमें बजते रहते हैं। यानी कि जो अपना आरती में कोई भी काम में लेते हैं वो सारे कार्य वो जो इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी के द्वारा अपने आप ही किए जा रहे हैं। वो क्या होता है कि एक मेटाडाटा का ही आपका उदाहरण है। तो इस प्रकार से मेटाडाटा का नाम से मेरे थोड़ा और याद आ गया। जैसे अपन बात कर लेते हैं कि डबलिन कोर मेटाडाटा, मैंने आपको पहले बताया भी है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेटाडाटा, डबलिन कोर मेटाडाटा। डबलिन कोर मेटाडाटा डाटाओं का दूसरा रूप क्या कहलाता है? मेटाडाटा कहलाता है। ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, मैंने आपको ऊपर बताया है। डबलिन कोर मेटाडाटा में कुल कितने तत्व हैं? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कुल कितने तत्व हैं? 15। ये प्रसारण, इसका प्रसारण OCLC के द्वारा। OCLC का फुल नाम आपको कमेंट में बताना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। विश्व का सबसे पहला क्या है? नेटवर्क है, इसको ध्यान रखना आपका। OCLC के द्वारा इसका प्रसारण कब किया गया? सन 1995 में। उसमें कुल कितने तत्व हैं? 15 तत्व हैं, आपको मैंने बता दिया है। इनके जो आगे है वो वीडियो है, कुल कितने भागों में विभाजित किया, उनमें अपन इनको सभी को क्या बता देंगे। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि वह सेवा जो आधारभूत सूची के उनके क्षेत्र में वर्तमान साहित्य में प्रयोक्ता को सूचित और आगतन रखती है। आगतन का मतलब अपन इंग्लिश में अपन बात करें तो अपडेट होता है। क्या होता है? अपडेट होता है, उसका ध्यान रख लेना। अपडेट रखती है। और प्रयोक्ता यानी कि उपभोक्ता यानी कि कोई भी उपयोग करने वाले को सूचित और आगतन रखती है। वह कौन सी सेवा होती है? तो आपको पता है कि कोई भी ऐसी सेवा जो आगतन या अपडेट रखती है तो वो आपको पता है कौन सी सेवा होती है, जो आपको मैंने पहले वीडियो में बताया भी है कि जो कौन सी हो जाएगी? CAS। कौन सी हो जाएगी?
इसको बिल्कुल लिख लेना, CAS कि साम्य सामयिक जागरूक सेवा, इसको काट देना। साम्य सामयिक जागरूक सेवा करंट एनवायरनमेंट सर्विस है, वो कोई भी पाठक होता है उसको क्या करती है कि नई जो वर्तमान में साहित्य से संबंधित है उनको क्या करती है कि जो अपडेट रखती है या उनको सूचना प्रोवाइड कराने का काम करती है। ये क्वेश्चन आपका 2018 लाइब्रेरियन की हुई ही एग्जाम KVS की दिसंबर में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। अब उसमें आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो नीचे वाला देखो दिसंबर का ही है। दोबारा इस क्वेश्चन को भी अपन ले लेते हैं साथ के साथ ही, इस क्वेश्चन को भी अपन साथ के साथ ले लेते हैं कि निम्न में से कौन सा सूचना का द्वितीयक स्रोत नहीं है। तो जो स्रोत दिए गए हैं उनमें से कौन सा एक सूचना का आपका द्वितीय स्रोत नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है विश्वकोश, दूसरा ऑप्शन दिया गया पाठ्य पुस्तक, तीसरा ऑप्शन दिया गया पेटेंट और चौथा ऑप्शन दिया गया सूचना की सेवाएं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर वो कौन सा हो जाएगा आपका पेटेंट। पेटेंट है वो सूचना का किस प्रकार का सूचना स्रोत है, तो वो आपका प्राथमिक सूचना स्रोत है। क्या है, प्राथमिक सूचना स्रोत है। बाकी दिए गए जो सूचना स्रोत है वो आपका द्वितीयक सूचना स्रोत है। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, तो आप जब भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो आपका इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करने का जो तरीका है वो आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्योंकि आसान होने से आप क्या है कि उन क्वेश्चनों को समझ पाओगे कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, द्वितीयक स्रोत से कैसे आते हैं, परंपरागत से कैसे आ रहे हैं, नव परंपरागत से कैसे आ रहे हैं। आपको इसी क्वेश्चन को, यदि आपको इसी क्वेश्चन को उन जो अन्य से संबंधित जोड़ के आपको पूछ लिया जाए कि जैसे अपन बात कर लेते हैं कि जो पेटेंट है या पेटेंट एक्सवा है या पेटेंट है, ये इसमें तो आ गया क्या कि सूचना का कौन सा स्रोत नहीं है। अब ये पूछ ले कि डॉक्टर SR रंगानाथन के अनुसार पेटेंट किस प्रकार का एक सूचना स्रोत है, और 4 ऑप्शन वही दे दिया आपको कौन से, परंपरागत, अपरंपरागत, नव परंपरागत और मेटा डाटा। तो उसमें क्या है कि आप जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको जरूर ऐसे समझ आएगा कि सर किस प्रकार से उसको करना है। तो ये जो डॉक्टर SR रंगानाथन के अनुसार किस प्रकार का सूचना स्रोत है, तो ये क्या है कि नव परंपरागत। नव परंपरागत क्या है, सूचना स्रोत है डॉक्टर SR रंगानाथन के अनुसार। वैसे क्या है, ये जो CW हैंसन है या डेनिस ग्रोगन है उनके अनुसार ये किस प्रकार का सूचना स्रोत है, तो उनके अनुसार आपका द्वितीयक सूचना प्राथमिक सूचना स्रोत है। तो इसको थोड़ा सा क्या आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सोल्व किया करो। देखो मैं हमेशा वीडियो में बताता हूं और आगे जो वीडियो आएंगे आप में लगभग क्वेश्चन आपको सोल्व कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम है वो आपकी लगभग मार्च के आसपास है। क्योंकि आप बोलेंगे सर फरवरी में है, तो जो लाइब्रेरियन के एग्जाम है वो पहले जो मेन एग्जाम है KVS की जो प्रिंसिपल है या अन्य जो एग्जाम है उनकी एग्जाम होने के बाद जो आपकी लाइब्रेरियन की एग्जाम होगी, तो लाइब्रेरियन की एग्जाम आपकी लगभग क्या है कि लगभग आपकी जाने की संभावना है तो वो मार्च के आसपास है, मार्च के फर्स्ट वीक में। अभी आपको पता है कि 2 महीने आपके पास शेष बचे हैं, 2 महीने में आप किस प्रकार से पढ़ोगे। तो आपको पता है कि जो एग्जाम में सिलेबस बड़ा है उसको बिल्कुल क्लियर करने के लिए आपको पता है कि लाइब्रेरियन साइंस में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिससे क्वेश्चन बनते नहीं है, और बढ़ते भी हर टॉपिक से हैं। जैसे मैंने ऊपर आपको SDI बताया, SDI आप बुकों में पढ़ोगे इतना बड़ा टॉपिक है कि 3-4 पेज तक होगा, लेकिन SDI में क्या होता है उसकी परिभाषा पूछ लेते हैं। हेंस पीटर लोहान सन 1961, SDI क्या है, CS का ही भाग है, उसके 7 चरण है, उनमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। वो मैंने 7 चरण आपको सीधे बताए हैं। उन 7 चरणों में नीचे बुक रामायण लिखी होती है किताबों में, वो रामायण पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। उस रामायण के चक्कर में जो 7 बातें मेन इंपॉर्टेंट है उनको भी आप भूल जाते हो। उनकी जो 2 विधियां उनके नाम लिखे आते हैं, परंपरागत और जो किस प्रकार से उनको विधियां होती है या परंपरागत, इस प्रकार से उनको SDI प्रदान की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको लगभग आपको ऐसे टोटल देखो लगभग टोटल क्वेश्चन है वो लगभग 22-23 पेपर हैं, 22-23 पेपर हैं जो 42 लेवल के हैं। और आपको पता है कि लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस है वो बिल्कुल सेम होता है, हर जगह का सेम होता है। कोई 1-2 टॉपिक किसी एग्जाम में कम हो जाते हैं, 1-2 टॉपिक किसी एग्जाम में ज्यादा हो जाते हैं। तो उनमें लगभग आप जो किसी भी एग्जाम का पेपर उसमें उठाओगे तो उसमें हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो पुस्तकालय 5 अधिनियम हो, मैनेजमेंट हो, संदर्भ सेवा हो, सूचना सेवा हो, DDC हो, CC हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का चाहे सूचीकरण हो, वर्गीकरण हो, या जो आपके संदर्भ ग्रंथ हो, किसी भी प्रकार का, चाहे कोई कंप्यूटर के क्वेश्चन हो, आपको हर टॉपिक से उसमें 1-1 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। तो आप ये देखोगे यदि आप 20 पेपर पढ़ोगे तो 20 पेपर में आपको हर टॉपिक से 1-1 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन होंगे। तो उसमें क्या होगी 40-45 क्वेश्चन हो गए टोटल पेपर में, क्योंकि एक पेपर में यदि 2 क्वेश्चन भी एक टॉपिक से हैं। तो इतने लाइब्रेरी साइंस में आपके कुल कितने टॉपिक हैं, यानी कि कुल मिला के 50-60 टॉपिक तो पूरे हैं लाइब्रेरी साइंस में। तो उन टॉपिकों में से आपका क्या है कि लाइब्रेरियन एग्जाम में आप देखोगे तो लगभग क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। और रिपीट होने का मेन मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि वो सिलेबस छोटा है, सिलेबस छोटे होने के कारण रिपीट होते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर का मतलब यानी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको जरूर पढ़ें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपके जो
क्वेश्चन है, एक तो ऐसा आपका क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा, आपको उनके एग्जाम में जो टॉपिक आपने पढ़ लिया उनके क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। और यदि आपके कोई टॉपिक नहीं पढ़ा, आपका छूट गया कोई टॉपिक, तो उस टॉपिक के क्वेश्चन भी आपको वहां से याद रह जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ऑप्शन में ऐसे पढ़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में देखते हैं आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो उन ओल्ड क्वेश्चन पेपर को आप जरूर पढ़ें, चाहे आपको कहीं से भी मिले वो जरूर पढ़ें आप। हमारी टीम भी आपको प्रोवाइड कराती है नामात्र शुल्क पर, जिसमें सारे लगभग 2500 क्वेश्चन के आसपास 20-22 पेपर हैं। 20-22 पेपर है, उन पेपर में आपको पता है कि लगभग 2500 क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, यानी कि लगभग आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कराती है। केवीएस में आपको कौन कौन से पेपर होंगे, तो वो आपके सारे एनवीएस, डीएसएसबी, केवीएस, आरएमएसएसबी, आरपीएससी, पंजाब लाइब्रेरियन, हरियाणा लाइब्रेरियन। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं कि एमपीपीएस, इसरो, आरओ स्कूल, या इसके अलावा भी कई एग्जाम में जो लाइब्रेरियन के एग्जाम, राजस्थान जैसे एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन की एग्जाम हुई थी 20 लेवल पे, उसका पेपर है। बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जो लगभग सिलेबस से संबंधित है केवीएस के, तो उनको आपको पढ़ना चाहो तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। टीम का नंबर मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, जो आप कभी भी लेना चाहो तो इनको संपर्क कर सकते हैं। उनका आपको एक नाममात्र शुल्क है, जिसमें लगभग आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2500, और इसके अलावा जो लगभग 3000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिला के आपको 5500 क्वेश्चन हमारी टीम प्रोवाइड कराती है मात्र 199 रुपए के शुल्क पे। जो आपको पेमेंट करोगे तो उसका जो पीडीएफ है वो आपको भेज दी जाएगी। आप टीम से संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे, चाहे वो आप कहीं से भी पढ़ें, लेकिन ओल्ड क्वेश्चन पेपर से आपका जो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका प्लस आपको ये पहचान जरूर हो जाएगी किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उनको आप अटेंड कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको ये क्वेश्चन आपका बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, मैंने पहले वीडियो में बताया था, ये 2018 केवीएस लाइब्रेरियन एग्जाम का क्वेश्चन है, जो मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था कि संदर्भ सेवा 1 है। इस प्रकार का क्वेश्चन है, बिल्कुल ऑप्शन भी ऐसे ऐसे थे कि प्रयोक्ता से सीधे सूचना के स्रोत तक सही पुस्तक चुनने में पाठक की सहायता, सारांश सेवा का अन्य नाम, सूचकांक सेवा का अन्य नाम। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सही पुस्तक चुनने में पाठक की सहायता करना है क्या होता है, संदर्भ सेवा होता है। क्योंकि मैंने आपको कल वीडियो में बताया भी था बार बार कि संदर्भ सेवा क्या होती है। संदर्भ सेवा क्या होती है कि किसी भी पाठक को उसकी पुस्तक के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है, संदर्भ सेवा कहलाता है। तो यह आपका एक एग्जाम में, पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक प्रकाशन जो कि वार्षिक रूप में कथनात्मक सांख्यिकी, ये नाम ध्यान रख लेना, 1, 2 और 3, कथनात्मक सांख्यिकी और डायरेक्टरी के रूप में आगतन यानी कि अपडेट का मतलब आप समझते हो कि जो नवीनतम सूचनाएं हैं, सूचनाओं के साथ उद्देश्य से जारी किया जाता है, वह क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन आपका है शब्दकोश, और 3 ऑप्शन नीचे और दिए गए हैं, विश्वकोश और ईयर बुक और हैंडबुक। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईयर बुक। जो कथनात्मक सांख्यिकी जो संबंधित आंकड़े होते हैं वो आपके किस में प्रकाशित किए जाते हैं, वार्षिक के रूप में प्रकाशन होता है इसका, ईयर बुक में प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकार से ईयर बुक को आपको ध्यान रखना है, विश्वकोश और आगे आपको बता देंगे। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों का पूरक समझा जाता है। 4 आपके सामने संदर्भ ग्रंथ हैं, जीवनी, विश्वकोश, भौगोलिक कोश और निर्देशिका। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सभी स्रोतों को जो सभी संदर्भ ग्रंथ हैं, सभी संदर्भ स्रोत हैं, उनका क्या समझा जाता है, पूरक। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा विश्वकोश। विश्वकोश होता है, उसको सभी ग्रंथों का क्या समझा जाता है, पूरक आपका समझा जाता है। ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब अपन अगले के एग्जाम की बात करते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे। क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख होते हैं। सबसे पहले तो पॉइंट ये है कि प्रकाशित लेख क्या होते हैं, एनवीएस एग्जाम में 2019 में पूछा गया है। और इसी एनवीएस एग्जाम में जो मैंने आपको बताया था कि मेटा डाटा में कुल कितने तत्व होते हैं, 15, वो इसी पेपर का पहला क्वेश्चन था कि मेटा डाटा में कुल कितने तत्व होते हैं, इसी पेपर का पहला क्वेश्चन था। इसके साथ ही वो क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान लाइब्रेरियन 2016 के एग्जाम हुई थी। कुल लगभग पद तो ध्यान नहीं है मेरे को, लगभग 500 पद थे, तो उन पदों में भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था मेटा डाटा वाला। इसको थोड़ा सा क्या कि एग्जाम को हमें ध्यान रखना है। तो जो शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख होते हैं वो किस प्रकार के सूचना स्रोत होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूं और उसके बाद अपन बात करेंगे। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वो होते हैं क्या, प्राथमिक स्रोत होते हैं। शोध पत्रिकाएं हैं वो सर्वप्रथम प्रकाशित की जाती हैं। अब इसमें थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्टिव माध्यम में बताएंगे ताकि आपको समझ आए। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि सूचना के स्रोतों को 2 व्यक्तियों ने क्या किया, विभाजित किया। यानी कि क्या किया, विभाजित किया। और किस प्रकार से विभाजित किया, तो एक व्यक्ति का नाम तो था हेंसन, क्या नाम था, हेंसन, और एक का नाम क्या था, डेनिस ग्रोगन लिख लेना इनका।
एक का नाम तो था हेंसन, CW हेंसन भी बोलते हैं इसको, वैसे हेंसन बोलते हैं, और इसका नाम था डेनिस ग्रोगन। सॉरी। हेंसन ने सूचना स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया, प्राथमिक प्लस इसके लिख लेना द्वितीय, और जो डेनिस ग्रोगन है इन्होंने सूचना स्रोतों को तीन भागों में विभाजित किया, प्राथमिक प्लस द्वितीय प्लस तृतीय। तो इस प्रकार से इनको क्या कि सूचना स्रोतों को विभाजित किया गया। अब सर प्राथमिक सूचना स्रोत क्या होते हैं, द्वितीय सूचना स्रोत क्या होते हैं, तृतीय सूचना स्रोत क्या होते हैं, किस प्रकार से सर इनको विभाजित किया गया है, तो आपको थोड़ा सा बता दें डिस्क्रिप्टिव माध्यम में, आप थोड़ा इसको लिख लेना टॉपिक बना के। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि प्राथमिक सूचना स्रोत, कि प्राथमिक सूचना स्रोत क्या होते हैं। तो प्राथमिक सूचना स्रोत होते हैं कि वे स्रोत जो मूल निष्कर्ष यानी कि मूल निष्कर्ष तथा मूल शोध का विवरण उपलब्ध रहता है, यानी कि मूल शोध या मूल जो निष्कर्ष होता है उसका जो विवरण है वो शामिल रहता है, और वो क्या है कि सबसे पहली यानी कि पहली बार क्या किए गए हों, प्रकाशित किए गए हों, पहली बार प्रकाशित किए गए हों, वो क्या होते हैं आपके प्राथमिक सूचना स्रोत होते हैं। ये जो सूचना से संबंधित सामग्री है वो प्रथम बार प्रकाशित करते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि पहली बार प्रकाशित किए गए, प्रथम बार प्रकाशित करते हैं। सूचना का मौलिक स्वरूप होता है इनमें, सूचना का क्या होता है कि मौलिक रूप या मौलिक स्वरूप इनमें क्या होता है कि प्रकाशित होता है। ये जो मूल है सबसे पहली बार प्रकाशित किए गए, सूचना का जो मौलिक स्वरूप है वो इसमें क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। तो क्योंकि इसमें आपको पता है कि पाठकों को जो शोधार्थी होते हैं, कई बार जो शोध करने वाले होते हैं शोधार्थी, उनको क्या है कि किसी भी नई सूचना से अवगत कराया जाता है, तो वो किस प्रकार के सूचना स्रोतों में कराया जाता है, आपका प्राथमिक सूचना स्रोतों में अवगत कराया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि प्राथमिक सूचना स्रोत होते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कि प्राथमिक सूचना स्रोत सर कौन कौन से होते हैं, लिख लेना टॉपिक बना के, क्योंकि प्राथमिक सूचना स्रोत मैं आपको वही बताऊंगा जो आपको रटने भी हैं, और उनको क्या है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सर प्राथमिक सूचना स्रोत कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ऐसे स्रोत होते हैं जो कि प्रथम बार ही प्रकाशित किए जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो एक बार एग्जाम में नहीं बार बार पूछा गया कि रिसर्च मोनोग्राफ, रिसर्च जो मोनोग्राफ है वो क्या होता है, आपका सूचना का प्राथमिक स्रोत होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अपन जो पत्र पत्रिकाएं होती है वो आपकी सूचना का प्राथमिक स्रोत होती हैं। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि आवधिक अभिलेख, आवधिक जो अभिलेख है वो आपके क्या होते हैं, सूचना के प्राथमिक स्रोत होते हैं। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि सम्मेलन पत्र, या इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि शोध प्रतिवेदन, इसको कई बार शोध प्रतिवेदन बोलते हैं, कई बार इसको आपको ध्यान रख लेना कि शोध पत्र बोलते हैं, शोध प्रतिवेदन। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं कि मानचित्र, मानचित्र भी क्या होता है, सूचना प्राथमिक स्रोत होते हैं। चार्ट, मानचित्र हो गए, चार्ट हो गए। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं कि सम्मेलन कार्यवाही, सम्मेलन कार्यवाही क्या होती है, सूचना प्राथमिक स्रोत होती है। अप्रकाशित साहित्य, अप्रकाशित साहित्य सूचना प्राथमिक स्रोत होता है। शोध मोनोग्राफ, हस्तलिखित लेख, हस्तलिखित लेख हो जाएंगे। इसके अलावा बात करें पांडुलिपियां, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो पांडुलिपियां वो क्या होती हैं, आपकी सूचना के प्राथमिक स्रोत होती हैं। एक XO आपको मैंने बता दिया, XO यानी कि पेटेंट आपका। इसके अलावा व्यापारिक प्रकाशन, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, व्यापारिक प्रकाशन, व्यापारिक प्रकाशन, व्यापारिक प्रकाशन क्या होता है कि आपका सूचना का प्राथमिक स्रोत होता है। इसके अलावा बात करें व्यापारिक साहित्य या व्यावसायिक साहित्य, व्यावसायिक साहित्य, व्यावसायिक जो साहित्य है वो आपका किस प्रकार का सूचना स्रोत होता है, जो और जो रिपोर्ट होती हैं, जो रिपोर्टें आपकी प्रकाशित होती हैं वो भी आपका सूचना का प्राथमिक स्रोत होता है। या मैंने आपको सारे बता दिए लगभग, और कोई बच भी गया तो उसको आपको लिख लेना है, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं कि सूचना के प्राथमिक स्रोत होते हैं, पहली बार प्रकाशित किए गए स्रोत होते हैं। तो इस प्रकार से इनको ध्यान रखना है। जो आपको मैंने कम से कम 15 या 16 बताए होंगे, इनको आपको लिख लेना है। एग्जाम में 100% आपका पूछा जाएगा KVS में। अगले अपन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार सूचना स्रोतों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। तो मैंने आपको यह बता दिया कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने भौतिक विशेषताओं के आधार पर जो सूचना के स्रोत हैं उनको 4 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में, 4 भागों में विभाजित किया। 4 भाग कौन कौन से हैं, पहला भाग आपको मैंने बताया भी था कौन सा, परंपरागत, परंपरागत। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, ये पहला हो गया। दूसरा कौन सा हो जाएगा, आपको इनके जो लिखाएंगे इनमें क्या होता है, दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, नव परंपरागत, नव परंपरागत। तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका, लिख लेते हैं अपन, अपरंपरागत। कौन सा हो जाएगा, अपरंपरागत। लिख लेना इनका थोड़ा सा, क्या कि थोड़ा ये जो हमारा पेन है ये थोड़ा सा बिल्कुल कई बार स्लो चल जाए। चौथा आपका कौन सा हो जाएगा, मेटा डाटा। कौन सा, मेटा डेटा। ये क्या होता है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार क्या होते हैं, सूचना के स्रोत होते हैं परंपरागत, नव परंपरागत, अपरंपरागत और मेटा डाटा। अब सर परंपरागत क्या होते हैं, नव परंपरागत क्या होते हैं, अपरंपरागत क्या होते हैं, मेटा डाटा क्या होते हैं, इनके अंदर कौन कौन से जो सूचना के स्रोत हैं वो शामिल किए गए।
मेटाडाटा का आपको मैंने वीडियो में पहले बता दिया, इसका आपको नहीं बताएंगे। अब आपको बताएंगे परंपरागत। तो सर परंपरागत क्या होते हैं? तो सूचना के ऐसे स्रोत, मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में कहीं भी बुक में ये नहीं लिखा मिलेगा आपको। सूचना के ऐसे स्रोत जो कि पुस्तकालय में, जो कोई भी पुस्तकालय होता है उसमें लिखित स्वरूप में होते हैं। क्या होते हैं? लिखित स्वरूप में। लिखित को अपन बोल सकते हैं कि मुद्रित स्वरूप में। लिखित स्वरूप में होते हैं या मुद्रित स्वरूप में होते हैं। वो क्या होते हैं कि पुस्तक आपके क्या कहलाते हैं? परंपरागत सूचना स्रोत कहलाते हैं। सर ये परंपरागत सूचना स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो इनको आप लिख लेना कौन कौन से होते हैं। जैसे पाठ्य पुस्तकें होती हैं। इसके अलावा पत्र पत्रिकाएं आपकी कौन सी होती हैं? प्राथमिक सूचना स्रोत होती हैं। मानचित्र, ग्लोब, या अपन बात कर लेते हैं कि सिक्के, ताम्रपत्र, यो भोजपत्र, शिलालेख, नक्शे, ये सारे क्या होते थे? आपके सूचना के प्राथमिक या सूचना के अपन बात कर लेते हैं कौन से स्रोत हो गए? परंपरागत सूचना स्रोत हो गए। इस प्रकार से परंपरागत सूचना स्रोत यानी कि जो क्या होते हैं आपके मुद्रित होते हैं या अपन बात कर लेते हैं लिखित स्वरूप में होते हैं, वो क्या होते हैं? पुस्तकालय में आपके परंपरागत सूचना स्रोत होते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कि अपरंपरागत की। पहले अपरंपरागत की बात कर लेते हैं। तो अपरंपरागत सूचना के कौन से स्रोत होते हैं? तो इस तरह का जो सूचना स्रोत होते हैं, जो प्रलेख होते हैं, वो क्या होते हैं कि पुस्तकालय में कंप्यूटरीकृत या मशीनी स्वरूप में होते हैं। कंप्यूटरीकृत या अपन बात करते हैं मशीनी स्वरूप में पुस्तकालय में उपलब्ध रहते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? जैसे सीडी, डीवीडी, या अपन बात कर लेते हैं डीवीडी या ऑडियो विजुअल या माइक्रोफिल्म। ये क्या होते हैं? सूचना के आपके अपरंपरागत स्रोत होते हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार। अब अपन बात कर लेते हैं कि नव परंपरागत सूचना स्रोत कौन से होते हैं। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, आपको भी समझ आ जाए कि जो सूचना के नव परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं। तो इस तरह के स्रोत प्रलेख जो क्या होते हैं कि आपके पुस्तकालय में मुद्रित और लिखित दोनों स्वरूप में रहते हैं। लिखित और मुद्रित दोनों स्वरूप में उपलब्ध रहते हैं। तो वो क्या होते हैं कि सूचना के नव परंपरागत स्रोत होते हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार। वो कौन से हो जाएंगे? तो इनको थोड़ा सा नाम इनके नोट कर लेना। एक तो हो जाएगा आपका एक्सव को बोलते हैं पेटेंट, और एक हो जाएगा आपका मानक यानी कि स्टैंडर्ड। ये दोनों क्या होते हैं? सूचना के नव परंपरागत स्रोत होते हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार। मैंने मेटाडाटा का मैंने आपको ऊपर बता दिया है, इसका आपको दोबारा बताएंगे नहीं। इनको लिख लेना, एग्जाम में 100% आपका आने की संभावना रहती है। अब अपन बात कर लेते हैं कि डेनिस ग्रोगन के अनुसार। तो डेनिस ग्रोगन के अनुसार आपको सूचना स्रोतों का आपको मैंने बता दिया कि सूचना स्रोत डेनिस ग्रोगन और हेंसन के अनुसार। तो डेनिस ग्रोगन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 3 प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय सूचना स्रोत। ऐसे भी पूछ लेगा, ऐसी बात नहीं है। आप बोल रहे हो सर सीधा क्वेश्चन नहीं आता, कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि पेटेंट, मानचित्र और पांडुलिपियां किस प्रकार का सूचना स्रोत के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। तो मैंने आपको ऊपर वीडियो में बता दिया किस प्रकार के सूचना स्रोत के अंतर्गत आती है, आपकी प्राथमिक सूचना स्रोत के अंतर्गत आपकी गिनी जाती है। अब अपन बात कर लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है और ये क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि शब्दकोश, विश्वकोश, हैंडबुक किस प्रकार की सूचना स्रोत है। तो जो आपका शब्दकोश है या विश्वकोश है या जो आपका हैंडबुक है, वो सूचना के किस प्रकार का स्रोत है। आपको सबको पता होगा कि जो शब्दकोश और विश्वकोश दिख जाए तो उस समय आपको क्या कर देना है? सूचना का द्वितीयक सूचना स्रोत। अब द्वितीयक सूचना स्रोत कौन कौन से होते हैं तो उनकी अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट बना के। यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं कि अपन वही जो सूचना स्रोत है द्वितीयक याद करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना कि सारकरण, सारकरण के बाद अपन बात कर लेते हैं कि अनुक्रमणिका को ध्यान रख लेना है। अनुक्रमणिका के बाद अपन बात कर लेंगे जितने भी संदर्भ ग्रंथ हैं, कौन कौन से संदर्भ ग्रंथ। विश्वकोश हो गया, शब्दकोश हो गया, अपन बात कर लेते हैं विकिपीडिया, नियम पुस्तिका, इसको ध्यान रख लेना, नियम पुस्तिका। इसके अलावा आपका गजेटियर हो गया, या अपन बात कर लेते हैं कि जीवनी कोश हो गया। क्या हो गया? जीवनी कोश हो गया, जीवनी कोश। ये सारे क्या हैं? आपके द्वितीयक सूचना स्रोत हैं। इसके अलावा अपन और भी बात करना चाहें तो जैसे अपन बात कर लेते हैं कि हस्त पुस्तिका के बारे में। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं प्रबंध भी क्या हो गया? आपका द्वितीयक सूचना स्रोत हो गया, प्रबंध हो गया। एक ध्यान रख लेना दो बातों का, एक है आपकी आईएनबी और एक है आपकी बीएनबी, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया किस प्रकार के सूचना स्रोत हैं, तो आपके क्या है? सूचना के द्वितीयक सूचना स्रोत हैं। अपन बात कर लेते हैं कि पाठ्य पुस्तक क्या हो गई? पाठ्य पुस्तक, क्योंकि पाठ्य पुस्तक का एग्जाम में पूछा गया पाठ्य पुस्तक के अलावा अपन बात कर लेते हैं तो आपकी क्या हो गई? डाइजेस्ट। ये क्या आपका सूचना का द्वितीयक स्रोत है? पाठ्य पुस्तक और डाइजेस्ट भी क्या आपके सूचना के द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। एक आपका ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछा गया है फैक्ट ऑन
फैक्ट ऑन फाइल, फैक्ट ऑन फाइल भी आपका क्या है, सूचना का आपका क्या है, द्वितीयक स्रोत है। अब फैक्ट ऑन फाइल क्या होती है, इसके बारे में आगे मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया है, क्योंकि फैक्ट ऑन फाइल से क्या है कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि फैक्ट ऑन फाइल में क्या होता है, आपका विश्व घटनाओं का क्या होता है, साप्ताहिक सार होता है। जो विश्व में घटनाएं होती हैं, जो विश्व में क्या होती हैं, घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं का क्या होता है कि आपका साप्ताहिक सार होता है। इनका प्रकाशन कब होता है, तो इसका प्रकाशन एक सप्ताह से होता है। और फैक्ट ऑन फाइल क्या है, एक सूचना का द्वितीयक स्रोत है। सूचना का द्वितीयक स्रोत आपको पता है कि प्राथमिक स्रोत के बाद उसमें क्या है कि थोड़ा अपडेट करना, या मौलिक जो आंकड़े होते हैं, मौलिक जो आंकड़े बने होते हैं, उनको क्या करना कि निश्चित उद्देश्य के साथ या पुनर्गठित संशोधन करके उनको क्या करना, प्रकाशित करना, ये आपका क्या कहलाता है, सूचना का द्वितीयक स्रोत कहलाता है। इतना क्वेश्चन है, इनमें से लगभग आपका जो है एक क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाएगा, तो यहां से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगले अपन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन है अपना कि पंचांग पाठ्य पुस्तक, इसको थोड़ा सा क्या करना, आपको एडिटिंग करना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार थोड़ा जो टीम है वो उसने छापते हुए थोड़ी सी गलती कर दी है, तो इसको थोड़ा सा क्या करना, एडिटिंग कर लेना। पंचांग शोध की सूची किस प्रकार के सूचना स्रोत होते हैं, आपके जो पंचांग होते हैं और शोध की सूची होती है, वो किस प्रकार के सूचना स्रोत होते हैं, वो क्या होते हैं, सूचना के तृतीयक सूचना स्रोत के अंतर्गत गिने जाते हैं। सूचना के तृतीयक सूचना स्रोत में कौन कौन से आते हैं आपके, क्योंकि ज्यादा नहीं आते लेकिन एग्जाम में कई बार पूछ लिया था, जैसे आपको मैंने पंचांग बता दिया, ये बार बार आता है। ये क्या है, सूचना का तृतीयक सूचना स्रोत है, और त्वरित जो संदर्भ सेवा है उसका कार्य करता है। और आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैलेंडर होता है वो किस प्रकार का संदर्भ, जो किस प्रकार की संदर्भ सेवा उसका जैसे करता है, किस प्रकार की संदर्भ सेवा के अंतर्गत उसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको दीर्घकालीन संदर्भ सेवा और त्वरित संदर्भ सेवा दोनों में से आपको बताना है कि कैलेंडर किस प्रकार की संदर्भ सेवा के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं कि जो निर्देशिकाएं होती है आपकी, क्या होती है, निर्देशिका, जो निर्देशिकाएं होती हैं वो भी आपके क्या होते हैं, सूचना का तृतीयक स्रोत होती हैं। और इसके बाद अपन बात कर लेते हैं तो शोध की सूची है मैंने आपको बताई दी है। इसके अलावा जो आपकी वांग्मय सूची होती है वो भी क्या होती है, आपकी सूचना के तृतीय स्रोत होती है। राजकीय विभागों में जो प्रकाशित लेख होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं कि वार्षिकी क्या होती है, आपकी सूचना के तृतीयक स्रोत के अंतर्गत गिनी जाती है। तो इन सभी को आपको क्या है, थोड़ा ध्यान रख लेना, ये क्या होते हैं, सूचना के सारे तृतीयक स्रोत होते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कि नए क्वेश्चन की, क्योंकि आपको मैंने सारे स्रोत बता दिए प्लस आपको CS SDI के बारे में बता दिया। अब एक व्यक्ति आएगा और इस व्यक्ति के बारे में एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये किस प्रकार से पूछा जाता है और क्यों पूछा जाता है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमेशा एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस व्यक्ति का। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि हेनरी ला फोंटेन को प्रलेखन यानी कि डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, या नोबेल पुरस्कार दिया गया, कौन सा पुरस्कार दिया गया। टीम ने जो क्वेश्चन बनाया वैसे आपको बता दें तो ऊपर जो अवार्ड दिए गए हैं वो सारे अवार्ड आपको ध्यान रखने की कब और किसको दिए गए थे। ग्रेट नाइट्स ऑफ द पीस अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, नोबेल पुरस्कार या राव साहब। तो मैंने आपको बता दिया कि उनको क्या दिया गया था, प्रलेखन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो हेनरी ला फोंटेन का प्रलेखन के क्षेत्र में योगदान था। अब योगदान होगा तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा जरूर करेगा व्यक्ति, कुछ ना कुछ तो क्या करेगा, जरूर बड़ा करेगा। और बड़ा करने के लिए आपको पता है कि वो क्या करेगा, प्रलेखन के क्षेत्र में कार्य करेगा। तो इसमें कब दिया गया ये अवार्ड, तो इसको ध्यान रखना कि सन 1913 के आसपास हेनरी ला फोंटेन को क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार से उनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया था। ग्रेट नाइट्स ऑफ द पिट्स अवार्ड, पद्मश्री और राव साहब, ये तीनों किसको दिए गए थे, आपके डॉक्टर SR रंगानाथन को दिए गए थे। डॉक्टर SR रंगानाथन को आपके अवार्ड दिए गए थे। तो इनको थोड़ा सा क्या है कि आपको ध्यान रखना है, ये अवार्ड कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। पद्मश्री और राव साहब भी पूछा गया है। इनकी आपको सन बतानी है। एक बच्चे है, नाम तो नहीं ध्यान में मेरे को, लेकिन वो शायद लड़की है, वो कमेंट करती है तो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव माध्यम में कमेंट करती है। तो आप इनकी सन कब दी गई और कब किस प्रकार से दिए गए, तो इनका आपको कमेंट किया करो कि आपको भी थोड़ा सा क्या कि ध्यान में रहे कि सर राव साहब कब दिया गया या पद्मश्री कब दिया गया, ग्रेट नाइट्स ऑफ पिट्स अवार्ड डॉक्टर SR रंगानाथन को कब दिया गया था। अब अपन बात कर लेते हैं कि थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में, तो यानी कि प्रलेखन के क्षेत्र में, तो प्रलेखन के क्षेत्र में 2-3 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण रोल रहा। कौन कौन से व्यक्ति हैं, एक तो आपका हो जाएंगे कौन से, SC ब्रैडफोर्ड फीड। SC
ब्रैडफोर्ड, एस.सी. ब्रैडफोर्ड के द्वारा सन 1948 के आसपास एक पुस्तक लिखी गई थी। कौन सी? डॉक्यूमेंटेशन। तो प्रलेखन नाम की, डॉक्यूमेंटेशन नाम की जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? एस.सी. ब्रैडफोर्ड के द्वारा सन 1948 में। अब अपन बात कर लेते हैं 1948 के बाद आपको पता है कि प्रलेखन के क्षेत्र में हेनिला फोंटेन को जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि एक पुस्तक भी लिखी गई थी, इनके जो साथी थे पॉल होटलैंड। क्या है? पॉल होटलैंड। पॉल होटलैंड, पॉल होटलैंड नाम के व्यक्ति थे, इनके द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई थी सन 1934 के आसपास। उस पुस्तक का नाम क्या था? ट्रेड डी डॉक्यूमेंटेशन। ट्रेड डी डॉक्यूमेंटेशन नाम की पुस्तक है, वो भी किसके द्वारा लिखी गई थी? और इन पॉल होटलैंड के द्वारा ही किया गया, सर्वप्रथम प्रलेखन शब्द का जो प्रयोग है वो किया गया था। तो इसका भी आपको थोड़ा सा क्या है कि आपको एग्जाम में ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो इस प्रकार से प्रलेखन के क्षेत्र में इनका योगदान रहा है। अगला अपना क्वेश्चन क्या है कि उपभोक्ताओं के लिए प्रलेख फाइल का निर्माण करना किस प्रकार की सूचना के अंतर्गत आता है? मैंने ऊपर अब आपको बार बार बताया, यूजर प्रोफाइल को निर्माण करना और प्रलेख फाइलों का निर्माण करना क्या किस सेवा के अंतर्गत आता है, किस सूचना सेवा के अंतर्गत आता है, कैसे भी आपको पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में एक बार आया हुआ है। तो सूचना के चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा, यानी कि किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। किसमें आता है? आपका एसडीआई में। उसमें कुल 7 चरण होते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को क्या है कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और इस क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है वो आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन कैसे मैंने ऐड किया है कि अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के द्वारा किसका प्रकाशन किया जाता है? जो अमेरिकन केमिकल सोसाइटी है उसके द्वारा किसका प्रकाशन किया जाता है? जो इसकी आवृत्ति क्या होती है वो है। तो बात कर लेते हैं कि इसके द्वारा जो प्रकाशन किया जाता है वो किसका प्रकाशन किया जाता है? आपका केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के द्वारा। तो इसकी आवृत्ति क्या होती है? इसकी आवृत्ति क्या होती है? आपकी साप्ताहिक। इसकी आवृत्ति क्या होती है? आपकी साप्ताहिक होती है। आपकी साप्ताहिक क्या होती है? आवृत्ति होती है किसकी? केमिकल एब्स्ट्रैक्ट की। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। यह आवृत्ति मेरे को कैसे याद आई? आपको पता है कि फैक्ट ऑन फाइल का ऊपर ऊपर ने क्वेश्चन लिया था कि फैक्ट ऑन फाइल का जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया जाता है? या अपन बात कर लेते हैं कि जो आवृत्ति होती है फैक्ट ऑन फाइल की वो क्या होती है? आपकी साप्ताहिक होती है। तो साप्ताहिक आवृत्ति वाले आपको एक साथ लिख लेने हैं। अपन बात कर लेते हैं जैसे बीएनबी की। तो बीएनबी की आपको आवृत्ति है वो कमेंट करनी है कि ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी है या इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है, उनकी आवृत्ति क्या होती है। अपन अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्वकोश को पुस्तकालय के किस विभाग में रखा जाता है? विश्वकोश हो चाहे वो शब्दकोश हो, वो पुस्तकालय के किस विभाग में रखे जाते हैं? आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है कि जो प्रवेश क्वेश्चन पेपर है वो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कब आया हुआ है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? संदर्भ विभाग। जो विश्वकोश शब्दकोश है उनको किस विभाग में रखा जाता है? संदर्भ विभाग में रखा जाता है। ऊपर वाले जो आपको विभाग मैंने आपको बता दिया था कि कौन सा विभाग किसमें, एक वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने विभागों से संबंधित। अगला अपना क्वेश्चन है कि लेक्सिकोग्राफर किसे कहा जाता है? सॉरी, लेक्सिकोग्राफर किसे कहा जाता है? विश्वकोश तैयार करने वाले को, मानचित्र तैयार करने वाले को, शब्दकोश का निर्माण करने वाले को, या ग्रंथ सूची का निर्माण करने वाले को। तो किसको कहा जाता है आपका? तो वो क्या बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? शब्दकोश। शब्दकोश को जो तैयार करता है उसको क्या कहा जाता है? आपका लेक्सिकोग्राफर के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? लेक्सिकोग्राफर के नाम से जाना जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग वाला, इसीलिए टीम ने इसको ऐड किया है कि वर्ल्ड ऑफ लर्निंग एक है। तो जो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है वो एक क्या है आपकी? इसमें आपको कमेंट करके बताना है। तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग आपकी क्या है? एक ऊपर दिया गया ऑप्शन है विश्वकोश, ज्ञानकोश और निर्देशिका। इन तीनों में से बता दो तो ये क्या है कि आपकी एक निर्देशिका है। क्या आपकी एक निर्देशिका है? इसमें क्या किया जाता है? ये किसी भी देश के शोध संस्थान का पता वर्ल्ड ऑफ लर्निंग से लगाते हैं। तो अपन किसी भी कोई देश होता है, कोई किसी भी देश होता है, उसमें जो कोई भी शोध संस्थान होता है उस शोध संस्थान का पता अपन किससे लगाते हैं? तो वो अपन किससे लगाते हैं? निर्देशिका, इनकी वर्ल्ड ऑफ लर्निंग से लगाते हैं। इसका जो प्रकाशन है वो सन 1947 से कौन कर रहा है? यूरोपा पब्लिकेशन लंदन कर रहा है। कौन? यूरोपा पब्लिकेशन लंदन कर रहा है। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कौन कर रहा है? यूरोपा पब्लिकेशन लंदन कर रहा है। किसका प्रकाशन? तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग का, जो क्या होती है? एक निर्देशिका होती है जो किसी भी देश में अपन को शोध संस्थान होता है उसका पता लगाने के लिए किसको अपन ध्यान रखते हैं? तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग को ध्यान रखते हैं। इसके अलावा अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो विश्वकोश, तो विश्वकोश के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि विश्वकोश कितने प्रकार के होते हैं। तो विश्वकोश आपको पता होगा कि कितने प्रकार के होते हैं। और जो आपका विश्वकोश की अपन बात कर लेते हैं तो विश्वकोश में सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना कि ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? सामान्य और
विशिष्ट। अब अपन विश्वकोश में अपन बात करेंगे कि विश्वकोश क्या होता है, या विश्वकोश वो कृति होती है जिसमें पूरे विश्व के ज्ञान का क्या होता है कि संगठित और क्रमबद्ध रूप में क्या होता है उसको व्यवस्थित किया जाता है विश्वकोश में। अब अपन अगले वीडियो में अपन विश्वकोश के बारे में यानी कि इंसाइक्लोपीडिया के बारे में अपन बात करेंगे। इंसाइक्लोपीडिया यानी कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। विश्वकोश को आपको पता है किस विभाग में रखा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका क्या है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का जो सर्वप्रथम प्रकाशन कब किया गया, इसके जो प्रकाशन यानी कि लगभग 1768 में जो इसका प्रकाशन किया गया उसमें कुल कितने खंड थे, या अपन बात कर लेते हैं कि किस प्रकार के इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका किस प्रकार का एक विश्वकोश है, सामान्य विश्वकोश है या जो विशिष्ट विश्वकोश है। या अपन बात कर लेते हैं कि उसमें इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में जो 15वां संस्करण आया था उसमें कितने खंड थे, लगभग 32 खंड थे। उनका जो उनमें कितने जो 32 खंडों को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था, लगभग 4 पार्टों में आपका डिवाइड किया गया था। प्रोपीडिया, माइक्रोपीडिया, या अपन बात कर लेते हैं कि मैक्रोपीडिया या इंडेक्स, इस प्रकार से इसमें कुल 4 पार्टों में उनको विभाजित किया गया था। ये अपन क्या करेंगे अगले वीडियो में बात करेंगे जितना भी मटेरियल होगा। और इससे संबंधित और कोई आपको कुछ पूछना हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और नए नए क्वेश्चनों के साथ अपन आगे की जो सीरीज है वो कंटिन्यू रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।